वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सेकंड पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने वायरस के स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया था। तो क्या थी कि जो वायरस की संरचना होती है वो वायरस 3 भागों में डिवाइड होता है, न्यूक्लियोइड, कैप्सिड और कोटिंग या एनवेलप। तो बेसिक से हम बात करें तो हमने वायरस के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, सामान्य गुण होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी कि ये होते तो वास्तव में प्रोकैरियोट्स ही हैं, लेकिन ये किसी सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव कण के रूप में पड़े रहते हैं, और अगर वो किसी सजीव कोशिका या होस्ट के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये सजीवों की भांति लक्षण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। उसके अलावा इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, फिर स्टैनले ने इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था और बताया था कि ये वायरस प्रोटीन प्रकृति का होता है और इन वायरस के अंदर खुद की उपापचयी क्रियाओं एवं वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। इसी कारण से ये जब किसी होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी समस्त क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और अपने वृद्धि के लिए, अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए ये उसकी जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं उनको यूज़ में लेके खुद का संश्लेषण करते हैं। तो कैप्सिड वायरस की जो हमने बेसिक संरचना पढ़ी थी तो उसमें क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। तो केंद्रकाभ क्या होता है कि ये उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो वायरस में डीएनए या आरएनए कोई भी एक आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित हो जाता है और डीएनए द्विसूत्रीय होता है जबकि आरएनए एकल सूत्रीय होता है। तो कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है, मीन्स अपवाद भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभार डीएनए एकल सूत्रीय भी हो सकता है और आरएनए द्विसूत्रीय भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल मैंने कल बता दिया था आपको। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें कैप्सिड संरचना होती है। तो कैप्सिड क्या होती है? ये एक प्रोटीन आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं और ये आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर स्थित होता है या आनुवांशिक पदार्थ को घेरे हुए होता है और ये छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। उन कैप्सोमियर्स के संगठन से कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है जो एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है ना। फिर उसके बाद में क्या था कि कैप्सिड और आनुवांशिक पदार्थ को कंबाइंड रूप में न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं या न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था एनवेलप या आवरण। तो आवरण क्या होता है कि कुछ वायरस के बाहर कैप्सिड के अलावा अन्य एक आवरण होता है जो प्रोटीन या वसा का बना हुआ होता है और उसे लिपोप्रोटीन कहते हैं या लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस या वायरस के प्रकार। तो वायरस को सममिति के आधार पे या सिमिट्री के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। तो सममिति के आधार पर या बेस्ड ऑन सिमिट्री इसे कुछ भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि क्यूबिकल, हेलिकल एवं कॉम्प्लेक्स। तो वायरस को सममिति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्यूबिकल सिमिट्री, हेलिकल सिमिट्री और कॉम्प्लेक्स सिमिट्री। क्यूबिकल को बोलते हैं
घनाभ, घनाभ आकार, ये हो गया कुंडलित आकार, और ये होता है जटिल आकार। तो ये जो वायरस होते हैं इन्हें समिति के आधार पर घनाभाकार, कुंडलित आकार व जटिल आकार में डिवाइड किया गया है। तो जो क्यूबिकल या घनाभ आकार होता है मीन्स क्यूब लाइक, तो ऐसे वायरस कौन से होते हैं? हर्पीज वायरस। एग्जाम्पल के लिए लिखूं कि घनाभाकार कौन से वायरस होते हैं, तो हर्पीज वायरस घनाभाकार होता है। फिर आता है हेलिकल, तो कुंडलित आकार, कुंडलित आकार कौन सा वायरस होगा? TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर आता है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स जिसकी समिति कॉम्प्लेक्स होती है तो वो कौन सा वायरस आ गया यहाँ पे? एग्जाम्पल पॉक्स वायरस, ठीक है। फिर आता है होस्ट की आधार पर या परपोषी के आधार पर, बेस्ड ऑन होस्ट या परपोषी के आधार पर। तो होस्ट के बेस पे भी या परपोषी मीन्स ये कौन से होस्ट पे अपना जीवन यापन कर रहा है या कौन से होस्ट के अंदर ये रह रहा है, उसके आधार पे भी इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है प्लांट वायरस, सेकंड आता है एनिमल वायरस और थर्ड आता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो परपोषी पे या संक्रमण करता है या ये कौन से परपोषी में अपना जीवन यापन कर रहा है, उस परपोषी के आधार पे भी इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो प्लांट वायरस ऐसे वायरस जो प्लांट्स में संक्रमण करने का कार्य करता है या प्लांट्स को संक्रमित करता है, प्लांट वायरस कहलाते हैं या पादप विषाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल है TMV, तो आपको पता है TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस फैलाता है। तो तंबाकू क्या है? प्लांट। तो ये वे वायरस हैं, प्लांट वायरस वे वायरस होते हैं जो प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं। फिर आता है एनिमल वायरस, तो एनिमल वायरस कौन से वायरस होंगे? जो मनुष्य व जंतुओं में संक्रमण करने का कार्य करते हैं या मनुष्य व जंतुओं को संक्रमित करते हैं, वे जंतु वायरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखो रेबीज वायरस या एड्स वायरस, जो मनुष्य में एड्स फैलाते हैं। फिर आता है बैक्टीरियोफेज वायरस, तो ये वे वायरस होते हैं, मैंने पहले पढ़ा दिया, बैक्टीरियोफेज वे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस कौन से वायरस होंगे? जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं व उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनका ट्रांसमिशन या संचरण। ये तो हो गए वायरस के प्रकार, तो समिति के आधार पे और परपोषी के आधार पे इन्हें इन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट संचरण या ट्रांसमिशन। मीन्स मैंने बताया था कि ये निर्जीव की भांति कार्य करते हैं किसी सजीव कोशिका के बाहर, तो इनका संचरण कैसे होगा? तो इनका संचरण निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला तो है कि भूमि व कीटों के द्वारा या भूमि व कवकों के द्वारा। तो अगर किसी मिट्टी में या अर्थ पे ये वायरस उपस्थित है तो ये दूसरे प्लांट में भी आसानी से जा सकते हैं, या किसी कवक की हेल्प से ये उस कवक में पहले एंटर होंगे और वो कवक अगर किसी दूसरी चीज़ पे आक्रमण कर रहा है तो या उससे अटैच है तो ये उसमें ट्रांसमिट या संचरित हो जाएंगे। सेकंड थिंग ये कीटों के द्वारा। तो कीटों के द्वारा कैसे होगा कि कोई कीट है वो किसी इन्फेक्शियस प्लांट को या संक्रमित पादप को
अपने पोषण के रूप में उसमें से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, पोषण ले रही है। उस संक्रमित पादप से उसने इन्फेक्शन भी अपने अंदर ले लिया, और जब वो दूसरे प्लांट पे बैठेगी तो वहाँ पे वो फिर से न्यूट्रिशन लेने के लिए वहाँ अगर वो अपनी मुंह को रखेगी तो उसके साथ ही उसके अंदर उपस्थित जो वायरस है वो दूसरे स्वस्थ पादप के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। जैसे कि मक्के का मोजेक रोग, तो मक्के का मोजेक रोग होता है एफिड से। हाँ, ये कीट कौन कौन से होंगे, एफिड, ग्रास हॉफर आदि या वाइट फ्लाइज आदि। ठीक है, तो मक्के का मोजेक रोग किससे होगा, एफिड के द्वारा। और तंबाकू मोजेक वायरस रोग किससे होगा, इसका संचरण होगा ग्रास हॉपर के द्वारा। और मक्के में होने वाला मक्का का मोजेक वायरस एफिड के द्वारा होगा, और तंबाकू मोजेक वायरस ग्रास हॉपर के द्वारा संचरित होगा। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट टीएमवी। टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में। तो टीएमवी की खोज इवानोवस्की ने की थी, किसमें, तंबाकू मोजेक वायरस से पीड़ित तंबाकू के प्लांट में। ठीक है, तो टीएमवी की खोज इवानोवस्की ने की थी और स्टैनले ने इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इस तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना कैसे होती है। भाई अपन ने इतनी सारी बात कर ली, लेकिन एक्चुअल में हमें इसकी संरचना का नहीं पता कि ये दिखने में कैसा होता है। तो यह छड़ाकार या नलिकाकार होता है। ठीक है, तो टीएमवी की संरचना कैसे होगी कि ये दीर्घित संरचना, ये दीर्घित छड़ाकार या नलिकाकार संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसका व्यास 15 नैनोमीटर होता है, वह उसकी लंबाई 300 नैनोमीटर होती है। तो मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। तो ये अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देता है। तो ये है एक टीएमवी वायरस। ठीक है, ये है टीएमवी वायरस जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है। ये है इसका आनुवांशिक पदार्थ जिसे कहते हैं आरएनए। और ये है कैप्सोमियर्स, जो छोटी छोटी उप इकाइयाँ जो कैप्सिड का निर्माण करती है कहलाती है कैप्सोमियर्स। और ये जो इसका व्यास होता है, इसका व्यास होता है 15 nm, और जो इसकी लंबाई होती है वो लंबाई होती है 300 nm। तो टीएमवी वायरस दीर्घित छड़ाकार व नलिकाकार संरचना युक्त होता है, जिसका व्यास 15 nm व लंबाई 300 nm होती है। जब इस टीएमवी की अनुप्रस्थ काट लेते हैं या इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, मीन्स इसकी लंबाई को बीच से यूँ काटते हैं, तो काटने पर इसमें दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो या दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, वो क्या होंगे, फर्स्ट तो होगा फर्स्ट होगा इसमें
प्रोटीन आवरण, जिसे हमने क्या बोला था, कैप्सिड। और सेकंड इसमें क्या होगा, आनुवंशिकी पदार्थ। तो हम अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि ये छड़ाकार और नलिकाकार संरचना होती है। व्यास 15 mm, लंबाई 300 mm होती है। और जब इसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो उसमें हमें दो प्रकार के क्षेत्र या भाग दिखाई देते हैं। फर्स्ट तो है प्रोटीन युक्त आवरण और सेकंड है आनुवंशिकी पदार्थ। तो इसमें प्रोटीन युक्त आवरण को क्या कहते हैं, कैप्सिड। और इसमें उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है, RNA। ठीक है, तो कैप्सिड का निर्माण छोटी छोटी उप इकाइयाँ करती है। ये उप इकाइयाँ कैप्सोमियर कहलाती है, या कैप्सोमियर का निर्माण ये इतनी उप इकाइयाँ मिलकर करती है। तो कैप्सिड का निर्माण कितनी उप इकाइयाँ करेगी, 2130 सूक्ष्म उप इकाइयाँ मिलकर कैप्सिड का निर्माण करती है। ये छोटी छोटी उप इकाइयाँ जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, ये कैप्सोमियर भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो कैप्सोमियर होती है वो TMV के आनुवंशिकी पदार्थ RNA को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। ये देख रहे हो आप, ये इसको चारों ओर से घेरे हुए रखती है और पास पास स्थित होती है। इसमें उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ जो RNA होता है वो इस नलिकाकार संरचना की कंप्लीट लंबाई में उपस्थित होता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या हुई इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये अनुप्रस्थ काटने पे इसमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तो प्रोटीन आवरण जिसे कैप्सिड कहते हैं और सेकंड है आनुवंशिकी पदार्थ जो RNA होता है। ठीक है, अब जो कैप्सिड का फॉर्मेशन 2130 छोटी सूक्ष्म उप इकाइयाँ करती है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। ये छोटी छोटी उप इकाइयाँ मिलकर कैप्सिड का फॉर्मेशन करती है। और जो कैप्सोमियर होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये RNA हेलिक्स या आनुवंशिकी पदार्थ के चारों ओर पाई जाती है और मतलब बहुत ही पास में स्थित होकर एक संगठित अंगूर के गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करती है। और जो इसमें ये RNA एज अ आनुवंशिकी या जेनेटिक मटेरियल उपस्थित है या आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में उपस्थित है, तो ये आनुवंशिकी पदार्थ पूरी लंबाई में उपस्थित होता है। तो ये तो हुई इसकी संरचना। अब हम बात करते हैं इसके संगठन के बारे में। तो जो इसका प्रोटीन युक्त भाग होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, वो इसकी संरचना का 95% भाग बनाते हैं। और जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है RNA, वो इसका शेष भाग मीन्स 5% भाग इसका बनाते हैं। तो इसका संगठन कैसे होगा कि 95% इसमें प्रोटीन वाला भाग होता है और 5% इसमें आनुवंशिकी पदार्थ होता है। जो प्रोटीन भाग होता है वो कैप्सिड होता है और जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है इसमें वो RNA होता है। अब होता है इसका संचरण कैसे होता है, या मैं यूँ कहूँ कि अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या आएगा, इसके जीवन चक्र में। तो सबसे पहले मैंने बार ये बता दिया कि ये सजीव कोशिका के बाहर अगर पड़ा है तो ये निर्जीव कण के रूप में पड़ा रहेगा। तो इसको किसी होस्ट के अंदर जाने के लिए या किसी सजीव कोशिका के अंदर जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो वो माध्यम क्या होगा, या तो वो कीट हो सकती है, या वो सफ़ेद मक्खी हो सकती है, या वो एफिड हो सकता है, या ग्रास हॉपर हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जीवन चक्र चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, संचरण की। तो संचरण कैसे होगा, तो
हो होस्ट सेल में या किसी सजीव कोशिकाओं में वायरस का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है। वो किसी कीट के द्वारा, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, एफिड या फिर ग्रास होपर के द्वारा ये किसी होस्ट में संचरित हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है। सेकंड थिंग, ये यांत्रिक औजारों की मदद से भी उसमें जा सकता है। मान लो कि कोई तंबाकू का प्लांट TMV रोग से ग्रसित है या इन्फेक्शियस है, तो क्या होगा कि जब इस प्लांट को किसी औजार से काटेंगे और उस समय वो औजार अगर किसी दूसरे स्वस्थ या हेल्दी प्लांट के जाके टच हो जाता है तो उसका ऐसे ट्रांसमिशन हो जाता है और वो स्वस्थ प्लांट भी संक्रमित प्लांट में चेंज हो जाता है। उसके अलावा किसी संक्रमित पादप की रगड़ से भी ये किसी स्वस्थ पादप में स्थानांतरित हो सकता है। तो मान लो कि ये TMV से ग्रसित प्लांट है, तो अगर ये हवा के द्वारा या किसी और माध्यम से ये एक दूसरे से घिस जाते हैं या रगड़ खा जाते हैं, उसके माध्यम से भी इसका संचरण हो सकता है, या इसके रस का किसी दूसरे प्लांट पे स्थानांतरण हो जाए तो भी ये दूसरे स्वस्थ पादप को भी संक्रमित कर सकता है। इस प्रकार तो होता है इसमें संचरण। ठीक है, फिर आती है इसका होगा गुणन। तो इसका गुणन कैसे होगा कि ये तो हुआ इसका संचरण, अब गुणन कैसे होगा। तो गुणन होने के लिए क्या जरूरी है, इस TMV का किसी होस्ट पे जाके आक्रमण होना जरूरी है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि नहीं, संचरण के बाद में इसमें होगा संक्रमण। तो वायरस का किसी बैक्टीरियल सेल में या किसी होस्ट में या किसी सजीव कोशिकाओं में प्रवेश होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, संक्रमण। कि अगर वायरस का किसी होस्ट के कोशिका द्रव्य में प्रवेश हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, इसका संक्रमण। तो संक्रमण होने से क्या होता है कि इस क्रिया के अंदर जो होस्ट होता है उस होस्ट की सेल वॉल नष्ट होती है। मीन्स अगर कोई वायरस इसमें प्रवेश करेगा तो उसकी सेल वॉल को नष्ट करेगा, उसके बाद में ही वो उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो कोई भी वायरस संक्रमण से पहले उसकी सेल वॉल को प्रभावित करता है या वहाँ से नष्ट कर देता है और उसके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, पूर्ण वायरस की तुलना में RNA कम संक्रमण करता है। मीन्स अगर ये जो वायरस है वो RNA और प्रोटीन दोनों को साथ में अगर लेके चल रहा है तो ये संक्रमण ज़्यादा करेगा, लेकिन जो ये कंप्लीट वायरस है उसकी तुलना में ओनली अगर RNA किसी होस्ट सेल पे आक्रमण करता है तो वो उसमें कम संक्रमण उत्पन्न करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो होस्ट का साइटोप्लाज्म होता है उसमें राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। तो उस राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के कारण क्या होता है, ये राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो किसी होस्ट सेल के अंदर उपस्थित होता है ये RNA को तोड़ने का कार्य करता है, जिससे वो उसमें कम संक्रमण करता है। ठीक है, और अकेला प्रोटीन भी किसी भी होस्ट में संक्रमण नहीं कर सकता है, लेकिन जब ये कंप्लीट फॉर्म में होता है, मीन्स ये प्रोटीन और RNA दोनों जब एक साथ अटैक करते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं और प्रतिरोधकता होने के कारण वो नष्ट नहीं हो पाते और कंप्लीट जो वायरस होता है वो उसमें ज़्यादा संक्रमण करता है बजाय अकेले RNA के। अकेला RNA राइबोन्यूक्लियस के कारण टूट जाता है, वो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, और जो कैप्सिड होता है वो अकेला कैप्सिड भी इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। फिर होता है इसमें गुणन या मल्टीप्लिकेशन। तो गुणन की प्रोसेस में क्या होता है
कि ये जो ये जो वायरस होता है, ये अगर किसी सजीव कोशिका या होस्ट में प्रवेश कर देता है और संक्रमण कर लेता है, तो संक्रमण के बाद में क्या होता है कि ये उस कैप्सिड या प्रोटीन युक्त आवरण से बाहर आ जाता है। मीन्स ये उस कैप्सिड युक्त आवरण से बाहर आके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गुणन। तो गुणन के बाद में क्या होता है इसका? एक सेल से दूसरी सेल में स्थानांतरण होता है या ट्रांसमिशन होता है। तो मैंने कहा कि जब गुणन का वक्त होता है तो ये अपने जो प्रोटीन युक्त आवरण है उससे बाहर आ जाता है और साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में अपनी संख्या में संश्लेषण करता है या अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो अगर किसी एक सेल से दूसरी सेल में अगर वायरस जा रहा है तो उसका जो प्रोटीन आवरण होता है वो उसी सेल के साइटोप्लाज्म में रह जाता है, लेकिन जो उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए, वो दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है और इस तरह इसका गुणन होता है। फिर लास्ट इसमें पॉइंट है प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण। तो प्रोटीन व आरएनए के संश्लेषण के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो जो अपने आप में गुणन करता है, ये जो वायरस होता है जो अपने आप में गुणन करता है, ये वायरस धीरे धीरे क्या करेगा, जो होस्ट होता है, मान लो ये है कोई होस्ट सेल या सजीव कोशिका जिस पे इसने आक्रमण किया है, उसमें गुणन कर रहा है, तो क्या होगा, ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करेगा? मैंने पहले बता दिया था कि इनमें खुद की वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करके जो ये होस्ट सेल होती है इसके सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचयी क्रियाओं को अपने अंडर में ले लेता है या अपने आप में कंट्रोल कर लेता है उन रिएक्शंस को। मीन्स होस्ट की सभी क्रियाओं को ये अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनके जो उत्पाद होते हैं, मीन्स उनके प्रोटीन व एंजाइम होते हैं, उनका उपयोग करके ये अपने अलग अलग पार्ट्स का निर्माण कर लेता है और बाद में ये पार्ट्स संयुक्त होकर या मिलकर ये मिलकर नए विभोजी कण का निर्माण कर लेते हैं या नए वायरस का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोटीन, मैंने कहा था कि ये होस्ट की अलग अलग उत्पादों को एवं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके खुद के प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण कर लेगा। संश्लेषण करने के बाद में ये संयुक्त रूप से इकट्ठे हो जाएंगे या मिलकर नए वायरस का निर्माण कर लेंगे, जिन्हें विभोजी भी कहते हैं, नए वायरस भी कहते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इन्हें विरियॉन्स भी कहते हैं या इन्हें वायरस पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नए वायरस पार्टिकल्स का निर्माण कर लेते हैं और इसी तरह ये नए वायरस पार्टिकल्स उस होस्ट सेल से बाहर निकलकर फिर से किसी स्वस्थ प्लांट को संक्रमित करने का कार्य करते हैं और इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये तो इसकी होगी स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।